नमस्कार मित्रों, मैं रमनदीप खंडा आपका MKH वीडियो सीरीज़ के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने जनन क्या है इसके बारे में पढ़ा था और हमने जनन का महत्व भी समझा था और इसके साथ साथ जनन किस प्रकार से होता है कोशिका के अंदर उसको समझा था। कोशिका में जनन को ही समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो हमारी आधारीय बात है। अब हम करते हैं विभिन्नता को। किसे करेंगे? विभिन्नता को। हमारे पास शब्द है विभिन्नता। इससे आप इसे भली भांति वाकिफ़ होंगे। आप विभिन्नता का मतलब होता है अलग अलग, विभिन्न। तो ये विभिन्नता कहाँ पर है? विभिन्नता लक्षणों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? लक्षणों में पाए जाने वाली कुछ अलग अलग लक्षण होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं। और ये लक्षण उत्पन्न कहाँ से होते हैं? ये भिन्न भिन्न कहाँ से होते हैं? ये होते हैं भिन्न भिन्न किसी जीव के DNA से होते हैं। कहाँ से होते हैं? किसी जीव के DNA से क्या होते हैं? लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, मनुष्य का जो DNA है वो अलग है बंदर से, और बंदर का जो DNA है वो अन्य जीवों से भिन्न है। कुत्ते का DNA बिल्ली से अलग है, बिल्ली का DNA शेर से अलग है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसी विभिन्नता से जीवों का निर्माण होता है। हम मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि हमारा जो दिमाग है, हमारी जो सोचने और समझने की क्षमता है वो अधिक विकसित है। किसकी तुलना में? बंदरों की तुलना में। अर्थात बंदर या चिंपांजी या लंगूर, उनका DNA और हमारा DNA काफ़ी अलग अलग है। तो अब आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि विभिन्नता किसके कारण होती है? DNA के कारण होती है। किसके कारण होती है? DNA के कारण होती है। और DNA से कहाँ आती हैं? ये लक्षणों में आती है। और ये लक्षण भिन्न भिन्न DNA के कारण जो मैंने अभी बताया, और ये DNA के अंदर लक्षण कहाँ से आते हैं? ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर आते हैं, जिसका हमने पिछली वीडियो या पिछले सेक्शन में हमने उसका विस्तार से वर्णन कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं जीवों के अंदर जनन किस प्रकार होता है। जीवों में जनन किस प्रकार होता है, या इसे कह सकते हैं जनन की विधियाँ। जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, इसको हम पढ़ते हैं। जनन की विधियाँ। जनन की विधियों के अंदर जनन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है जनन? 3 प्रकार से होता है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला है कायिक जनन। कौन सा जनन है? कायिक जनन। दूसरा है अलैंगिक जनन। दूसरा जनन है अलैंगिक जनन। और तीसरा जो जनन का प्रकार है वो हम करते हैं लैंगिक जनन। कौन सा है? लैंगिक जनन। इसे पहले थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बात आती है किसकी? कायिक जनन की। कायिक जनन क्या होता है? कायिक से तात्पर्य है काया। काया का मतलब शरीर। ऐसा जनन ज़्यादातर ये पादपों के अंदर पाया जाता है। ऐसा जनन जिसमें किसी पादप के कायिक भाग, जड़, तना और पत्ती क्या होते हैं? भाग लेते हैं। यानी कि जिसमें उसके कायिक भाग, कायिक जनन किसे कहते हैं? जिसमें किसी भी पादप या जीव के कायिक भाग क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। वो क्या होता है? कायिक जनन कहलाता है। कौन सा जनन कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। उसके पश्चात है अलैंगिक जनन। कौन सा जनन है? अलैंगिक जनन।
अब अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इनमें कई बार अंतर पूछ लिया जाता है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। सर्वप्रथम बात यह है कि अलैंगिक जनन के अंदर जो जनक होता है, यानी कि पेरेंट्स जो होता है, जनक कितना होता है? एक होता है। इसके अंदर नर या मादा, मेल फीमेल नहीं होता। जनक क्या होगा? एक होगा। नर या मादा नहीं होता। जनक सिर्फ क्या होता है? एक होता है। जबकि लैंगिक जनन के अंदर जनक कितने होते हैं? जनक दो होंगे, नर व मादा। जनक कितने होंगे? नर व मादा। अच्छे से बात समझ आ गई होगी। अलैंगिक जनन, जो अलैंगिक मतलब जिसमें लैंगिक नहीं है, इसमें जनक एक होगा, नर या मादा। और लैंगिक जनन के अंदर जनक कितने होंगे? दो, नर और मादा। ठीक है। अलैंगिक जनन के अंदर एक खास बात यह है, इसमें लैंगिक अंग नहीं होते। लैंगिक अंग नहीं होते, प्रेजेंट नहीं होते। अगर लैंगिक अंग नहीं है तो यहाँ पर युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन बताया था? अर्धसूत्री विभाजन। जो वहाँ पर मैंने अर्धसूत्री विभाजन बताया था, उसी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ही युग्मकों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? युग्मकों का निर्माण होता है। और अर्धसूत्री जो विभाजन है सिर्फ लैंगिक जनन की प्रक्रिया में ही पाया जाता है। कौन सी जनन की प्रक्रिया? लैंगिक जनन में ही पाया जाता है। लैंगिक जनन में यहाँ पर अलैंगिक में लैंगिक अंग नहीं पाए जा रहे थे, जबकि लैंगिक जनन के अंदर लैंगिक अंग क्या होते हैं? पूर्ण तरीके से पूर्ण विकसित होते हैं। पूर्ण क्या होते हैं? विकसित होते हैं। और इनमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। अब जैसे कि नर और मादा दो हैं, तो यहाँ पर नर युग्मक होगा, और मादा है तो मादा युग्मकों का क्या होगा? निर्माण होगा। नर युग्मक शुक्राणु होते हैं और मादा युग्मक अंडाणु होते हैं। वो अपने लैंगिक जनन जब विस्तार से पढ़ेंगे तब उसके, अभी इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस कर लेते हैं। अलैंगिक जनन, जनक एक है, नर या मादा कोई एक, दोनों नहीं होंगे। लैंगिक अंग नहीं होते, युग्मकों का निर्माण नहीं होता, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, विदलन की प्रक्रिया नहीं होती। और इसके अलावा भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता। जबकि अलैंगिक जनन के अंदर ये सारी प्रक्रियाएं पाई जाती है। इनमें निषेचन भी होता है, विदलन भी प्रक्रिया होती है और भ्रूण का परिवर्धन भी होता है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब कईयों के माइंड के अंदर चलता होगा, सर ये है क्या? निषेचन किसे कहते हैं? विदलन क्या होता है? भ्रूण परिवर्धन? एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, बस आप इधर ध्यान देते जाइएगा। फिर से एक बार, लैंगिक जनन के अंदर जनक दो होंगे, नर और मादा, मेल फीमेल। अलैंगिक जनन के अंदर जनक एक होगा। अलैंगिक जनन के अंदर लैंगिक अंग नहीं होंगे, लैंगिक जनन के अंदर पाए जाएंगे। युग्मकों का निर्माण नहीं होगा, लैंगिक में युग्मकों का निर्माण होगा। निषेचन की प्रक्रिया, विदलन और भ्रूण का परिवर्धन नहीं होता अलैंगिक जनन के अंदर। जबकि लैंगिक जनन के अंदर निषेचन भी होगा, विदलन भी होगा और भ्रूण का परिवर्धन भी होगा। और इसके साथ साथ एक जो मुख्य बात है वो ये कि अलैंगिक जनन जो होता है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। कब होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। कौन सी परिस्थितियों में होता है? प्रतिकूल।
एक तो होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत, यानी विपरीत परिस्थितियों के अंदर होगा। यानी कि जब किसी ऐसे जीव को, लगभग 1 कोशिकीय जीवों के अंदर अलैंगिक जनन पाया जाता है, जब ऐसे जीवों को लगेगा कि हमारे आसपास का वातावरण क्या है, उनके रहने लायक नहीं है, अब उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, तब ऐसी स्थिति के अंदर जो जीव हैं वो क्या करते हैं, वो कौन सा जनन करेंगे, अलैंगिक जनन करेंगे। कौन से जनन करेंगे, अलैंगिक जनन करेंगे। जबकि लैंगिक जनन ये किन के अंदर पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों के अंदर पाया जाता है। किन में पाया जाता है, बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। स्तनधारियों का मुख्य लक्षण है कौन सा, लैंगिक जनन। स्तनधारी मैमल्स यानी कि जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं, वे क्या होते हैं, उनमें कौन सा जनन होता है, मुख्यतः लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। और इसके साथ साथ आपने पढ़ा होगा आवर्तबीजी पादप, एंजियोस्पर्म। आवर्तबीजी पादप, एंजियोस्पर्म, पादप के 5 प्रकार की जातियां होती है, उसके अंदर होता है एंजियोस्पर्म, सबसे उच्च, जो उच्च स्तर के जो पादप हैं वो, उनके अंदर भी कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब उसके उपरांत अब हम करेंगे लैंगिक जनन की विधियाँ, अलैंगिक जनन की विधियाँ। हाँ मित्रों, अलैंगिक जनन की विधियाँ। सर्वप्रथम इसमें आता है खंडन। कौन सी विधि है, खंडन। दूसरी विधि का नाम है मुकुलन। क्या नाम है, मुकुलन। जो तीसरी विधि है उसका नाम है पुनरुद्भवन। क्या है, पुनरुद्भवन। और जो चौथी विधि है उसका नाम है बीजाणु द्वारा। या इसे बीजाणुधानी भी कह देते हैं। खंडन, खंडन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है खंडन का मतलब, टूटना। खंडन का मतलब क्या होता है, टूटना। तो यहाँ पर खंडन कितनी प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। एक है द्विविखंडन, खंडन को विखंडन भी कह देते हैं। एक है द्विविखंडन और एक है बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन। खंडन से तात्पर्य क्या होता है, टूट जाना, खंडित हो जाना। ये सामान्यतः किस में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीवों के अंदर पाया जाता है। एक कोशिकीय जीवों के अंदर क्यों पाया जाता है, यह जनन की बहुत ही साधारण विधि है। जनन की क्या है, बहुत ही अत्यंत साधारण विधि है। इसके अंदर कोशिका का सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा और केंद्रक 1 से कितने बन जाएंगे, जब 2 बन जाएंगे फिर वो कोशिका पूरी तरीके से विभाजित होकर कितने बन जाती है, 2 बन जाती है। इसके उदाहरण है अमीबा। उदाहरण क्या है, अमीबा। कौन सा है, अमीबा। एक है इसके अंदर लेशमानिया। इनके अंदर कौन सा जनन पाया जाता है, जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। इनमें अलैंगिक जनन होता है जो कि द्विविखंडन प्रकार से होता है। कौन सा होता है, द्विविखंडन या विखंडन होता है। अब द्विविखंडन को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। क्या होता है द्विविखंडन के अंदर, ये आपका अमीबा है। अमीबा किसी भी आकृति का हो सकता है और ये इसका क्या है, केंद्रक है।
अमीबा के ये शुडोपोडिया हैं जिसे कूटपाद कहते हैं, आभासी पैर कहते हैं, और ये इसका क्या है, केंद्रक है। और ये इसकी कुछ ये धानियाँ होती है, खाद्य धानियाँ, कुछ पाचक एंजाइम होते हैं इनके अंदर। सर्वप्रथम ये जो केंद्रक है ये क्या होगा, विभाजनावस्था के अंदर चला जाएगा। सबसे पहले ये विभाजन करना प्रारंभ कर देगा। जैसे ही ये विभाजित हो रहा होता है उसके साथ साथ इसकी जो झिल्ली है वो भी विभाजित होना प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि अंदर की ओर मुड़ना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको किसके अंदर बताया था, कोशिका विभाजन के अंदर बताया था। लगभग यहाँ के अंदर कितने भागों के अंदर टूट गया, 2 भागों के अंदर टूट गया। और यहाँ पर हमारे पास कितने अमीबा बन गए, 2 अमीबा हमारे पास बन गए। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ये कौन सी विधि है, खंडन या विखंडन प्रकार की विधि है। इसके अंदर केंद्रक कितने भागों के अंदर टूट गया, 2 भागों के अंदर टूट गया। और यहाँ पर कितने बन गए, कितने जीव बने, 2 जीव बने। इसे कहते हैं द्विविखंडन, जो कि अमीबा और लेशमानिया के अंदर पाया जाता है। और इसके साथ साथ बहुविखंडन है। कौन सा विखंडन है, बहुविखंडन। अब ये बहुविखंडन क्या होता है, बहुविखंडन के अंदर बहुविखंडन और ये बीजाणु ये लगभग एक प्रकार से हैं। आपको दोनों के अंदर जो संरचनाएं हैं वो एक जैसी देखने को मिलेगी, परंतु कुछ थोड़ा सा ही अंतर है। बहुविखंडन के अंदर किसी जीव का जो केंद्रक होता है, किसी जीव का क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो कितने भागों के अंदर टूटेगा, 2, 3 नहीं, अनेक भागों के अंदर टूट जाता है। अनेक भागों के अंदर क्या हो जाता है, टूट जाता है। कैसे, मान लीजिए ये कोई जीव है और इसका ये केंद्रक है। आप एक यहाँ बात ध्यान रखिएगा, केंद्रक ही विभाजित होगा, क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या है, सूचनाएं हैं डीएनए के अंदर, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएंगी कि जो होने वाला जीव है या फिर जो कि बनने वाला जीव है उसको वो भी किस प्रकार से होगा। ये सारी सूचनाएं कहाँ होगी, केंद्रक के अंदर होगी। कहाँ होगी, केंद्रक में। अब जो ये केंद्रक है और ये पूरी कोशिका है, अब ये क्या करेगी, कुछ खाद्य पदार्थों का क्या करने लग जाएगी, संग्रहण करेगी। और इसका जो केंद्रक है थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्रक बड़ा हो जाएगा। अब केंद्रक, जो आप ये केंद्रक देख रहे हो, ये केंद्रक वहाँ पर 2 भागों में बटा था और साथ के साथ ये जो झिल्ली है ये भी विभाजित हो गई थी। लेकिन ये जो केंद्रक है, पहले केंद्रक विभाजित हो जाएगा अनेक खंडों के अंदर। इतने खंड हो जाएंगे कि हम पहचान ही नहीं पाएंगे। बहुत ज़्यादा खंडों के अंदर क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ये एक तरह से ये बीजाणुधानी की तरह ही बन गई, लेकिन बीजाणुधानी के अंदर कुछ अलग संरचनाएं थोड़ी होती है, लेकिन सेम है इस तरह से। और इसके साथ साथ क्या होता है, अब एक एक यहाँ से ये यहाँ से निकलेगा, और जैसे ये भाग यहाँ से निकल रहा है, ये भाग जैसे यहाँ से निकलेगा तो जो ये कवरिंग है इसको समझिए। ये मेरा हाथ एक झिल्ली है और ये क्या है, केंद्रक का एक भाग है। जैसे ये निकलेगा यहाँ से तो ये झिल्ली का कुछ भाग पैक करके अपने साथ निकल जाएगा, यानी कि ये भी एक क्या बन गया, जीव बन गया। आपको समझ आई। या दूसरी कंडीशन क्या है, ये केंद्रक इस तरह से क्या है, विभाजित है, या ये झिल्ली है ये एकदम से फटती है और जितने भी केंद्रक हैं वो केंद्रक क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ साथ जो केंद्रक विभाजित हुआ था उसके ऊपर क्या बन जाती है, एक झिल्ली बन जाती है।
यानी बीजाणुधानी के समान ही इसके अंदर कुछ संरचनाएं इस तरह से विकसित हो जाती है। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। बहुविखंडन के अंदर क्या होता है, केंद्रक बहुत सारे भागों के अंदर, बहु का मतलब बहुत अधिक होता है, बहुत सारे भागों के अंदर क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। और विभाजित होने के बाद क्या होता है, उसके एक एक जो भाग होता है वो एक नई कोशिका के अंदर बदल जाता है, ठीक है। ये कौन सा है, बहुविखंडन है। और ज़्यादातर ये एक कोशिकीय जीवों के अंदर ही पाया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह के अंदर। प्लाज्मोडियम जैसे है, जैसे मलेरिया होता है, वो उसके अंदर कौन सा जनन होता है, बहुविखंडन होता है। कौन सा होता है उसके अंदर, बहुविखंडन होता है। बात के लिए समझ आ गई होगी। तो बहुविखंडन के अंदर आप उदाहरण लिख सकते हो, कौन सा, प्लाज्मोडियम। कौन सा है, प्लाज्मोडियम। तो खंडन आपको पता लग गया होगा, खंडन का मतलब होता है टूटना। द्विविखंडन के अंदर तो जो केंद्रक होता है कितने भागों में टूटेगा, 2 में। अमीबा, ओले, समानिया जीव इसके क्या है, उदाहरण है। बहुविखंडन के अंदर केंद्रक बहुत सारी भागों के अंदर टूट जाता है और बहुत सारे जीव बनते हैं। उसका उदाहरण क्या है, प्लाज्मोडियम। क्या है, प्लाज्मोडियम। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट विधि है मुकुलन। कौन सी विधि है हमारे पास, मुकुलन। मुकुलन को कहते हैं बडिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बडिंग। आपने जो कलम लगाना कुछ इस तरह से समझा होगा, कलम लगाना जैसे गुलाब के जो तना होता है उसको काट कर कहीं रोप दिया जाता है, कहते हैं हमने कलम लगा दी, जिससे पूरा पौधा विकसित हो जाता है। सेम यही चीज़ है यहाँ पर भी। मुकुलन का मतलब क्या होता है, मुकुलन का मतलब होता है किसी जीव के एक भाग से कुछ ऐसी संरचनाएं विकसित होती है। जैसे ये कोई जीव है, मार्कर एक क्या है, कोई जीव है, और इस जीव के यहाँ से एक उभार बनना क्या होगा, प्रारंभ होगा। ये जीव है, इसके किसी भी भाग से एक उभार बनना क्या होगा, प्रारंभ होगा। और इस उभार के अंदर इस जीव का केंद्रक आ जाएगा, उसकी सूचनाएं आ जाएगी। धीरे धीरे ये इससे पोषण प्राप्त करेगा, पोषण प्राप्त करेगा और बड़ा हो जाएगा, वृद्धि कर लेगा, और बड़ा होकर और इससे क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, बडिंग या मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुलन कहते हैं, बडिंग या मुकुलन कहते हैं। इसका उदाहरण है हाइड्रा। कौन सा उदाहरण है इसका, हाइड्रा बहुत अच्छा उदाहरण है। मुकुलन किस में पाया जाता है, हाइड्रा के अंदर। आपने सुना होगा कि हाइड्रा की मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, इसको आप जितनी बार काटोगे ये उतनी बार और बनता जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा जनन होता है, मुकुलन होता है, बडिंग होती है। हाइड्रा में क्यों जनन की कौन सी विधि होती है, बडिंग होती है। कौन सी होती है, बडिंग होती है। तो हाइड्रा का डायग्राम इस तरह से है। ये हाइड्रा है, जलीय जीव है, एक कोशिकीय। अब यहाँ से क्या होता है, इसके इस भाग से कुछ संरचनाएं इस तरह छोटी सी बड बनेगी, इसे कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं इसको, मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे मुकुल कहते हैं। यहाँ से बड बनना, मुकुल बनना क्या होगी, स्टार्ट होगी, और धीरे धीरे ये बड बड़ी होती जाएगी। क्या होती जाएगी, ये बड़ी होती जाएगी। फिर तीसरी स्टेज के अंदर थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, और इसके अंदर इस तरह से
जिस तरह से ये इसकी जनक कोशिका है उसी प्रकार से ये बन जाता है। और इस भाग के अंदर इसकी जितनी भी आनुवंशिक सूचनाएं हैं यहाँ स्थानांतरित हो जाती है, तभी तो ऐसा हूबहू बन गया। और फिर ये भाग यहाँ से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और ये यहाँ से एक नया हाइड्रा बन गया। तो आपको समझ आया होगा मुकुलन किसे कहते हैं। मुकुलन से तात्पर्य होता है कि किसी जनक कोशिका के किसी भी भाग से, पूरे की शरीर के किसी भी भाग से क्या होता है, कुछ संरचनाएं विकसित होती है जिसे कहते हैं मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे मुकुल कहते हैं। और ये मुकुल के अंदर क्या हो जाता है, उसके ये अपने जनक कोशिका से पोषण प्राप्त करता है, ठीक है, और फिर बाद में बड़ा हो जाता है और टूटकर बाद में अलग हो जाता है। ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। क्या कहलाती है, मुकुलन कहलाती है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट भाग है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन इसे रीजनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनरेशन। पुनः का मतलब होता है वापिस, रुद्ध का मतलब होता है बनना। किसका, भवन का। यानी कि किसी एक भाग अगर कोई टूट गया तो उस भाग से पूरे के पूरे भवन यानी कि वैसी की वैसी संरचना पूरी की पूरी विकसित हो जाती है। जैसे हमारी स्किन है, अगर कहीं से छिल जाती है, जल जाती है, उतर जाती है तो क्या होता है, तो ये दोबारा से वहाँ बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। कौन सी क्षमता पाई जाती है, पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। ऐसी ही क्षमता छिपकली के अंदर पाई जाती है। आपने देखा होगा छिपकली कई बार विकट परिस्थितियों में अपनी पूंछ को गिरा देती है। क्या करती है, अपने पूंछ को गिरा देती है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसकी पूंछ द्वारा आ जाती है। वो जो गुण है, वो जो लक्षण है, कौन सा है, पुनरुद्भवन का। अर्थात कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें अपने जितनी बार काट दें उसके प्रत्येक हिस्से से वैसे ही सेम जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जैसे ये है, मैंने इनको क्या कर दिया, काट दिया। जैसे ये भाग है, अब इस भाग से पूरे के पूरे मार्कर का निर्माण हो जाए। इस भाग को मैंने अलग कर दिया, इस भाग से इसका कैप और ये पूरी जो बॉडी है उसका निर्माण हो जाए। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। इस जो पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है प्लेनेरिया में। किसमें, प्लेनेरिया एक जीव है प्लेनेरिया में पाया जाता है। इसका अच्छा उदाहरण है पुनरुद्भवन, किसमें, प्लेनेरिया में। ये इस प्रकार होता है, ये है, मैंने इसको 3 भागों के अंदर काट दिया। कितने भागों के अंदर काट दिया, 3 भागों के अंदर काट दिया। और ये तीनों भाग क्या हो गए, अलग हो गए। अब देखना, ये 3 भाग क्या हो गए, अलग हो गए। और इन तीनों भागों से ही अलग अलग जीव का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो बात आपको समझ आ गई होगी।
देखिए मैंने यहाँ क्या बताया था, ये मेरे पास जीव था जो कि मैंने इसको ब्लू कलर के अंदर क्या किया है, शो किया है। कौन से कलर के अंदर? ब्लू कलर के अंदर। जैसे मैंने इसको 3 भागों के अंदर काटा, कितने भागों के अंदर काट दिया मैंने इसको? 3 भागों के अंदर काट दिया, 1 2 एंड 3 कट कर दिया। तो ये भाग इसने पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण कर लिया। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन पूरी की पूरी ऐसी सेम बॉडी का क्या कर लिया इसने? निर्माण कर लिया। इस भाग ने अन्य हिस्सों का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। और इस भाग ने भी अपना जो ऊपर का जो शेष हिस्सा था उसका निर्माण खुद कर लिया। ये जो क्षमता है, इस क्षमता को क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। तो आपको इतनी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर से बताइए पुनरुद्भवन किसे कहते हैं? अर्थात वे जीव जिसको जितने मर्जी भागों के अंदर क्या कर दिया जाए? कट कर दिया जाए, लेकिन उसके प्रत्येक भाग से वैसे ही जीव वापस से पुनः उत्पन्न करने की क्या हो? क्षमता हो, या फिर पूरा का पूरा जो जनक है उसको बनाने की क्या हो? क्षमता हो। वो क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन कहलाती है। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ आया होगा। कल हम करेंगे जीवों के अंदर कायिक जनन किस प्रकार से होता है और ये विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।